अच्छा, तो फिर हम आपसे डिस्कस ये कर रहे थे कि शायद मैंने लास्ट क्लास में मुझे सुबह पढ़ा था, नॉट श्योर हो सकता है मैं डिस्कस कर लेकिन मैंने लिखना था। जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा था वो ये लिखा था मैंने लास्ट क्लास में कि पढ़े जरा वो रीड करें तो कि हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे कि हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कब करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके एसेट बना के कब लिखेंगे। जो खर्चा हम एसेट पे बाद में कर रहे हैं लेकिन वो भी एसेट की कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं, वो कौन सा है? तो मैंने कहा था कि वो खर्चा जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज करेगा, जैसे कि उसकी एफिशिएंसी एसेट की इंक्रीज हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, या उसकी नॉन करेंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो सब कुछ क्या है, वो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक बेनिफिट को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो उन्हीं में आपके पास मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, अगर आप रीड आउट करें तो कि आपकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो रही है, नंबर वन। जो नंबर टू पॉइंट है वो मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, वैल्यू क्वालिटी ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ था मैंने कि डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल लेस लेबर कॉस्ट लग रही है आपकी, तो भी आपकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? लेट्स से कि आपने जो खर्चा किया है एसेट पे, उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले 4 बंदे काम करते थे, ठीक है, वर्कर्स को हम सैलरी दे रहे थे, लेबर कॉस्ट पे कर रहे थे। अब जो मैंने अपग्रेडिंग ऑफ द मशीनरी ऐसी की है कि अब मुझे उन 4 वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो काम मशीन करेगी, या मुझे अब 4 वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, अब एक वर्कर भी काफ़ी है। तो जो 3 वर्कर्स जो पहले काम कर रहे थे, अब उसकी वजह से मुझे वो उनको सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी, वो अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, मेरी लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। जो पहले 4 वर्कर्स को पैसे दे रही थी, अब वो पैसे मुझे नहीं देने पड़ेंगे या एक वर्कर को देने पड़ेंगे। तो अब मेरी क्या हुई है, कॉस्ट कट डाउन, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुई है, रिड्यूस हो गई। किस वजह से? क्योंकि मैंने एक खर्चा किया है मशीनरी पे, तो उस एक्सपेंडिचर को मैं क्या करूँगी, फिर जाके कैपिटलाइज करूँगी। क्यों? क्योंकि इंक्रीज आया है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था जो मैं कहीं प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में मिस किया। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने दोनों क्लासेस में यही बात की कि हमने कॉस्ट का पार्ट किस किस चीज़ को बनाना है, कौन कौन से खर्चे को बनाना है। ठीक है, अच्छा, वो क्वेश्चन का एंड पर कराऊंगी, पहले ज़रा हम इस चीज़ को डिस्कस करें। ठीक है, एक वर्ड आपके पास आता था डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होती है, लास्ट क्लास में जब बताया था, जब हम कॉस्ट एलोकेशन करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। और कौन से नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है, ये टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस सब्सटेंस है। इनकी अगर हम कॉस्ट को एलोकेट करेंगे ना, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट वो यूजफुल लाइफ करेंगे ना बेसिकली, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, देखो समटाइम्स इंटरव्यू में एक बंदा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे ये कि बताएं कि कॉस्ट एलोकेशन है इनटैंजिबल एसेट्स की, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, तो उसको आप डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज, क्योंकि है सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ किस चीज़ का फर्क है, वर्ड का फर्क है, आपका वर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। जब टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स की बात आ रही है तो सिर्फ तब वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। वही प्रोसेस अगर आप इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे अप्लाई करोगे तो वो एमोर्टाइजेशन हो जाएगी, वो आपकी डेप्रिसिएशन फिर नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि कौन सी कॉस्ट एलोकेशन की बात हो रही है, जो आप डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ स्पेंड करते हैं टैंजिबल नॉन करंट एसेट की, उस मेथड को आप क्या कहते हैं, उसको आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है ना, हमने F3 में 4 मेथड्स पढ़े थे, याद है आपको चारों मेथड्स? अच्छा, F3 में ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, लेकिन MA2 में ये दोनों भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, मेथड्स में स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या फॉर्मूला यूज करते थे, आप एसेट की कॉस्ट लेते जिसको हमने सारा एसेट एक्सपेंडिचर कहा। ठीक है, जो कॉस्ट में हमने शामिल किया वो सब टोटल फिगर यहाँ पे लिया, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप एसेट खरीद रहे हैं ना, उसी पॉइंट पे आप एस्टिमेट लगा रहे हैं
5 साल, तो जब इसकी 5 साल गुजर जाएंगे तो ये एसेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर बिक जाएगा मेरा कितने का, 500 का। ये एस्टिमेट खड़े होकर मैं कर रही हूँ परचेज के टाइम पे, तो जो मैं एस्टिमेटेड फिगर निकालती हूँ ना एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट कहते हैं। तो अगर कोई स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ से माइनस होगी, नहीं गिवन तो इट्स ओके, ओवर यूजफुल लाइफ आपको गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लिखा तो भी आप कौन सा मेथड यूज कर रहे होते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने पर्टिकुलरली आपको मेंशन नहीं किया कि ये वाला मेथड, ये वाला, तो आपने हमेशा यूनिवर्सल आपने अप्लाई ही क्या करना होगा, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना होगा। ये आपको देखो नीचे ईयर्स में लाइफ लिए ना आपने, तो आपके पास डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाती है। एक आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है। इस मेथड में आप हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं। एक दफ़ा निकाल ली हो जाएगी हर साल की। इसके लिए एक और फॉर्मूला याद है साहब, आप कॉस्ट पर अगर जो परसेंटेज है वो अप्लाई कर दें तो भी एक ही बात है, 20% ऑफ कॉस्ट ले हर साल, लेकिन वही रहेगा, हर साल चेंज नहीं होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, आप नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू को यूज करते हैं और एक परसेंटेज गिवन होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हर साल ये काम करते हैं और हर साल की डेप्रिसिएशन अलग आती है, क्यों? क्योंकि हर साल की कैरिंग वैल्यू अलग हो जाती है। अभी कैरिंग वैल्यू क्या है ये भी मैं बाद में यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। अच्छा, कैरिंग वैल्यू से हट के अगला जो मेथड आता है आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बाद मशीन आवर्स मेथड। समटाइम्स कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके मशीन आवर्स की काउंटिंग होती है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, उनको डेप्रिशिएट भी मशीन आवर्स की बेसिस पे करते हैं। समटाइम्स कुछ आवर्स हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि वो एसेट कितने टोटल मशीन आवर अपनी लाइफ में चलेगा। अगर उस एसेट को हमारा इरादा है 5 साल इस्तेमाल करने का, ठीक है? तो उन 5 सालों में उसको टोटल कितने आवर्स चलाने का सोचा है, ठीक है? तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ नहीं आया, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर टोटल आवर्स आया है जो उसको यूजफुल लाइफ में हम इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वही SLM वाला स्टेटमेंट जैसे बोला है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या आ रही है, पर आर आ रही है, पर मशीन आर आ रही है। अगर आपने देखो एक मशीन आवर की आई ना, तो अगर आपको किसी भी साल का चार्ज निकालना होगा पूरे साल का, तो आप क्या करोगे, आप उस साल में देखोगे कितने नंबर ऑफ आवर्स आपने उस एसेट को इस्तेमाल किया, उससे मल्टीप्लाई कर दो कि 1 घंटे का चार्ज क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन क्या आएगी। सेम गोज विद फिजिकल यूनिट्स मेथड। समटाइम्स आपके एसेट की यूनिट इस तरह आपके एसेट की लाइफ आप इस तरह से देखते हो कि वो कितने यूनिट्स बनाता है अपनी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है? तो लेट्स से कि एक मशीन है, उससे मैंने 5 साल उसको इस्तेमाल करना है और उससे मैंने कितने यूनिट्स बनाने हैं, उससे मैंने बनाने हैं टोटल उसकी पूरी ज़िंदगी में 12,000 यूनिट्स। तो वो टोटल यूनिट्स के नीचे लेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स जो पूरे उस एसेट से पूरी उसकी ज़िंदगी में बनाए जाएंगे। तो एक यूनिट की डेप्रिसिएशन आएगी। फिर आप जिस साल की बात कर रहे होंगे उस साल में आप क्या देखोगे कि उस साल में उसमें से कितने यूनिट्स बनाए, और उसको एक यूनिट की डेप्रिसिएशन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने एफ के लेवल पर पढ़ी हुई हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग वैल्यू में बात करी थी कैरिंग वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कैरिंग वैल्यू को नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। ये क्या होती है आपके पास, एनडीवी जिसको हम कह रहे हैं, कैरिंग वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं, क्या होती है आपके पास, आप एक एसेट को जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, इनिशियली आप क्या करते हो, फर्स्ट ईयर में आप क्या करते हो, उसको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू करके लिखते हो। कॉस्ट वो जो सारा खर्चा हमने कैपिटलाइज किया वो सब उसमें शामिल होता है, माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने नीचे नोट्स में लिखा होगा व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम तक जितना एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है वो सारा टोटल। अगर आप सेकेंड ईयर के एंड में खड़े हुए हो तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन और सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन दोनों को मिला के क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आप थर्ड ईयर में खड़े हुए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ईयर्स की डेप्रिसिएशन को मिला के क्या कहोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो किसी पॉइंट पे भी उस टाइम तक की सारी डेप्रिसिएशन को, ऑल द डेप्रिसिएशन
साल का जो डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज आएगा वो हम कहाँ लेके जाएंगे, नंबर 1 एक्सपेंसेस में लेकर जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 मैंने ये कहा क्या, और अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन के बाद भी होगी। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो हम एक्सपेंस आउट कर रहे थे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट्स, फ्यूल कॉस्ट, रिपेयर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जनरल ओवरहेड्स, ठीक है, या कोई भी ऐसी कॉस्ट है जो हम एक्सपेंस आउट कर रहे थे, वो सारी की सारी यहाँ पर लाके लिखनी होंगी। ये नहीं कि आपने बस लिख दिया कि एक्सपेंस आउट करनी है फिर उसकी यहाँ पे आपने वर्किंग छोड़ दी, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको उसकी वर्किंग को कंप्लीट करना है। जो आपने कहा ना कि एक्सपेंस आउट करना है, तो इसका मतलब उसको यहाँ P&L में आके एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करना है। एक पॉइंट कैश डिस्काउंट का याद है, कैश डिस्काउंट को क्या कहा था कि वो क्या करेगा, वो अदर इनकम के तौर पे ट्रीट होगा, यानी वो एक्सपेंस को क्या कर देगा, तो टोटल एक्सपेंस फिगर आएगा ना उसमें से उसको माइनस कर देगा, जब उसको इनकम ट्रीट करेगा या टोटल एक्सपेंस करके उसको अदर इनकम के तौर पे आप उसको शो कर देगा, ठीक है ना। ज़रा ये इस एग्जाम्पल को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएं कि अभी हम ये जो शो करेंगे वो क्या करेंगे, इस सॉल्व पे कभी क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को जल्दी से भी नोट करेंगे। फिलहाल मैंने रिकॉर्ड किया है, अच्छा तो उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स आपने अभी तक आपने डेप्रिसिएशन कैसे निकाली हुई थी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करके कितनी निकाली हुई थी अभी आपने, 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना किया था, 28। तो आपके पास क्या सिचुएशन थी, पर ये आपके पास आ रही थी 45 और ऐसा चलता रहा कब तक, 6 सालों तक ऐसा चलता रहा। तो अब जब 7वें साल की बात आएगी तो आपकी क्योंकि कॉस्ट चेंज हो रही है, यानी आपकी डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी, ठीक है ना। तो अब आपने सिंपली करना क्या होगा, पहले तो ये देखो कि 7 ईयर्स तक के स्टार्ट में यूजफुल लाइफ है क्या, कितना टाइम गुजर चुका हुआ था, 20 ईयर्स में से 6 ईयर्स गुजर चुके हुए हैं, यानी अभी 6 ईयर के एंड पे देखो हमारी यूजफुल लाइफ अभी क्या होगी, 14, ठीक है। अब वो उठ के किस पे गई है, 25 ईयर्स में गई है, मुझे पता है, यानी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है। मुझे हम जब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन न्यू निकलेगी तो क्या होगी, हमेशा जहाँ से चेंज आ रहा है ना वहाँ से क्या निकलती है, आपका डेप्रिसिएशन मेथड स्विच कर रहे हैं, आप रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे जा रहे हैं, ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। आपकी यूजफुल लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी किसी और वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो आपने क्या किया है, न्यू डेप्रिसिएशन। लेकिन उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स आपकी न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगी, उस पॉइंट में जो कैरिंग वैल्यू होगी, फिर मतलब जो आपकी अमाउंट हो जाएगी उस से ऑनवर्ड्स इतनी रिमेनिंग आपकी क्या रह जाती है, रिमेनिंग आपकी क्या रह जाती है, यूजफुल लाइफ जो बचती है। अब आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 20 ईयर्स से 25 पे गई है, ये नहीं है कि मजीद वो दोबारा से 25 पर आ गई, ठीक है, यानी 20 साल थे उसमें से 6 गुजर चुके हुए, 14 रह गए थे, अब 5 साल मजीद ऐड हुए हैं सिर्फ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम बात करते हैं, ठीक है। इसके आंसर्स मैं आपको क्या करूँगी, वो फॉरवर्ड कर दूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप एक दफ़ा दोबारा से आराम से जाके एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं हुआ तो कल रात में दोबारा एग्जाम्पल के साथ कराऊँगी। अभी मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है ना। पहले आप उनकी चीज़ें जाके पढ़ें, फिर ज़रा रिवाइज होंगी, फिर मैं इसको बात करूँगी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं पहले आपसे डिस्कस करने लगी हूँ चीज़ें, क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसे हमारा F3 का टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक हमने F2 में पढ़ा था, पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था, MA2 में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्योंकि हमें अभी इसमें एक टॉपिक है डिकमिशनिंग लायबिलिटी के नाम से डिस्पोजल, जिसको हमने आपने कॉस्ट पैकेट और जो कॉस्ट ऑफ एसेट निकाली थी उसमें मैंने आपको लास्ट में पॉइंट छुड़वाया था, जिसका नाम है डिसमैंटलिंग कॉस्ट।
इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आप लोग को याद है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप इंटरेस्ट को ना एक सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, उसको आप बार बार इन्वेस्ट नहीं करें। लेट्स सी कि मैंने क्या किया कि मैंने ईयर 1 के स्टार्ट में एक $100 बैंक में रखवाया और उससे क्या होगा, मुझे हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये सिचुएशन होगी। अब पहले साल क्या होगा, 100 में $10 का 10% का इंटरेस्ट मिला, मैंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, $10। अगले साल क्या सिचुएशन हुई, मैंने $10 सेपरेट करके अलग अकाउंट में मूव कर दिया इंटरेस्ट, और री इन्वेस्ट दोबारा से क्या हुआ है, 100 री इन्वेस्ट हुआ। जो इंटरेस्ट था वो सेपरेट पड़ा हुआ, $100 दोबारा से अगले साल जब पड़ा हुआ बैंक में, उस पर अगले साल बैंक में क्या होगा, 10% का अगले साल दोबारा वो इंटरेस्ट देगा, तो क्या बनेगा, दोबारा से $10 मुझे मिलेंगे नेक्स्ट ईयर के भी। तो मैंने क्या किया, सेपरेट हटा के रख दिया। ईयर 3 में भी यही हुआ, $100 मेरे बैंक में पड़ा हुआ, मुझे 10% का इंटरेस्ट देगा, तो मेरा क्या अमाउंट बन गई है, $10। इस तरह से देखो तो टोटल अमाउंट एट ईयर एंड 3 मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, एक्यूमुलेट हो गया $30 का। ऐसा ही है, ये $30 का इंटरेस्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, I = PRT। कैसे किया मैंने, इंटरेस्ट निकालना, ये तो 3 दफ़ा करने की जरूरत पड़ेगा, ये उसमें करना होगा यहाँ पे स्टेप में। तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या है, 100 है, जो ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, 100, उस पर किस रेट पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, 10%। 100 का 10% कितना था, 10। वो कितनी दफ़ा मिलने की बात कर रहे हो, 3 साल की, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो आंसर ये आया ना। ये सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया कि इंटरेस्ट को भी वापस से बैंक में डाल दें, उसको भी इंटरेस्ट अर्न करना शुरू करें। अब ये सिचुएशन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो मैं बात करी वो कहाँ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सिचुएशन देखें, आपने $100 पहले साल 10% का इंटरेस्ट कमाने के लिए क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। पहले साल में क्या हुआ, $100 आपने क्या किया, 10% पे बैंक में रखा, आपको ईयर एंड पे कितना इंटरेस्ट मिला, $10। आपने क्या किया, ईयर एंड पे आप किस सिचुएशन पे खड़े हैं, फर्स्ट ईयर एंड पे आपके पास क्या है, पहले का $100 जो आपने इन्वेस्ट किया था प्लस 10 भी अब आ गए, टोटल अमाउंट किसमें पहुंच गई आपकी। आप क्या करते हैं, आप इसको सेपरेट अकाउंट में इंटरेस्ट को मूव नहीं कर रहे, आप नेक्स्ट ईयर सिर्फ प्रिंसिपल नहीं इन्वेस्ट करें, बाकी जो इंटरेस्ट अर्न किया था ना आपने, आप वो भी उसको क्या करने लगे हो, इन्वेस्ट कर दिया। सिर्फ आपने क्या किया है, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की, बल्कि जो इंटरेस्ट अर्न किया था वो भी री इन्वेस्ट कर दिया आपने। तो सिचुएशन क्या होगी अब आपके पास, आपने 110 इंटरेस्ट इन्वेस्ट किए, जिसमें से ये क्या थी, प्रिंसिपल जो $100 है, और 10 क्या है आपका इंटरेस्ट है, यानी टोटल 110 पे नेक्स्ट ईयर ईयर 2 में आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे ना, विच इज़ कितना, 10% पे 110 में 10% बना $11। ठीक है, अब ईयर 2 के एंड पे सिचुएशन क्या हुई आपकी, 110 ऑलरेडी पड़े हुए थे, प्लस इंटरेस्ट अर्न कर लिया 11 में, टोटल कितना फिगर हो गया, 121। अगले साल आपने क्या किया, दोबारा से जो इंटरेस्ट अर्न किया है आपने $11 का, वो भी री इन्वेस्ट कर दिया। क्या अमाउंट आ जाएगी आपके पास, 121 पे 10% ईयर 3 में आप दोबारा अर्न कर रहे हैं, तो $12.1 आपका क्या बन रहा है, इंटरेस्ट दोबारा से बन रहा है। इन तीनों में आपके पास आपने क्या बेसिकली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप इंटरेस्ट अलग रख देते थे, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ पे आप इंटरेस्ट को अलग नहीं कर रहे, सेपरेट नहीं कर रहे, बल्कि वो भी दोबारा से उसमें मिला के शामिल करके री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सिचुएशन में जो आपके पास इंटरेस्ट कैपिटल एक्यूमुलेट हो रहा है, वो आप कहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। अच्छा, तीसरे साल के एंड पे मेरे पास 121 ये वाला और ये वाला इंटरेस्ट मिला के कितना बन गया एट द एंड, यानी जो मैंने ईयर 1 में $100 इन्वेस्ट किया था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करते करते आप किस पे आ गया है, तीसरे साल के एंड पे 133.1 पे। ठीक है, ये तो मैंने 3 स्टेप्स में किया ना। अगर मैंने इसको सिंगल स्टेप में करना होता तो मैं क्या करती, मैं ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करती। कंपाउंडिंग में
फिर हमने क्या निकालना है कि आज जो इन्वेस्ट करें 3 साल बाद वो किस पे 10% पहुंच जाएगा, ये बात कर रहे हैं ना हम। तो इस जो आज की वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू है, तो 3 साल बाद देखना चालू कि मेरे पास कितने पैसे होंगे, वो क्या है फ्यूचर वैल्यू। अगर इसमें वैल्यूज पुट करो तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू के अंडर क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर को डेसिमल में लिया यानी 10% डेसिमल में आएगा 0.1 रेज़ टू द पावर n का मतलब है कितने साल की बात हो रही है 1 2। तो देखो कि इस ईयर के एंड पे आपके पास क्या सिचुएशन होगी, क्या आ रहा है आंसर आपका, सेम आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। तो आपको क्या अवेलेबल होता है, बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है। जब आपको क्या करना हो, प्रेजेंट वैल्यू की मदद से फ्यूचर वैल्यू को जाना है, तो अभी आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। आपकी बुक में मैंने कंपाउंडिंग नहीं करानी, आपको मैंने कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग का नहीं देना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये सारा इसलिए दिया ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि डिस्काउंटिंग क्या थी। कंपाउंडिंग में क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये पता है कि आपको फ्यूचर में चाहिए 10,000, आपको पता है कि आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं 10%, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आपको फ्यूचर में 10,000 चाहिए तो आज आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में 10,000 मिलेगा, या फ्यूचर में जो 10,000 मिलने वाला है उसकी आज के दिन वैल्यू क्या है, क्योंकि वो अलग होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कंपाउंडिंग का ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास, डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर पे आए हैं, डिस्काउंटिंग में हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू की मदद से प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसी फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू से ये फिगर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू के डिवाइड हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n लिखूं, या मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दूं, ये नीचे डिवाइड ही हो जाएगा, ठीक है। टेबल होता है आपके पास क्या सिचुएशन है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, अभी आपके पास फैक्टर बना ना, क्योंकि वो 1 प्लस आर टू द पावर n नीचे जाके डिवाइड हो गया फ्यूचर वैल्यू पे। इसको हम एक नाम देते हैं क्या, डिस्काउंट फैक्टर। यानी फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n लिखूं, या 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर n, इस पूरे फैक्टर की जगह क्या लिख दूं ना, डिस्काउंट फैक्टर लिख दूं। बात तो एक ही है ना। अब मैंने ये दोनों चीज़ें को लिखी है, समटाइम्स पेपर में वो आपको क्या दे देते हैं, ऑलरेडी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, समटाइम्स आपको वो दे देंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n वैल्यूज डाल के जो आंसर आता है आपको वो डायरेक्टली आंसर दे देंगे, यानी आपको क्या दे देंगे, वो डिस्काउंट फैक्टर कहेंगे आप उसको, यहाँ आपको वो डिस्काउंट फैक्टर दे देंगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी भी फिगर की। या फिर आपने इस फॉर्मूला की मदद से क्या करना होगा, उस तक पहुंचना होगा। आपके पास इंटरेस्ट रेट होगा, आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी, नंबर ऑफ ईयर्स का आपको पता होगा, आपने वैल्यूज डाल के क्या करना होगा, आंसर निकालना। ये F2 S5 या F9 के एग्जाम में जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल पूरा गिवन होगा। F7 में उसकी जरूरत नहीं होगी, वो जो रिक्वायर्ड आपका फैक्टर होगा ना आपको वो दे देंगे। यहाँ फॉर्मूला आपको याद हो तो फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सेपरेट टेबल्स अडॉप्ट होगा, तो मैंने वैसे ही याद करा दी कि ये वैल्यूज में वैसे मेरे टेबल पे F2 में गिवन होते हैं, ठीक है। बट F7 में आपने यहाँ डायरेक्टली देखना है कि क्या है, डिस्काउंट फैक्टर का या कैलकुलेट। तो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। अब आगे जब देखो एक बात है, जब भी कोई वैल्यू हमें फ्यूचर में मिलने वाली है ना, तो आज अपनी बुक्स में कैसे लिखेंगे उसे, उसको हम फ्यूचर वैल्यू पे नहीं लिखते, हम हमेशा डिस्काउंटिंग करके देखते हैं कि आज के दिन उसकी क्या वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे हमने उसको क्या करना होगा, हमेशा रिकॉर्ड करना, ठीक है। अच्छा अब जरा नोट्स निकालें, मैं ये इरेज कर दूँ। ये सारा कॉन्सेप्ट दिया क्यों है आपको, उसकी एक वजह है। आप लोगों ने जो एग्जाम्पल करनी है ये आप लोगों ने मुझे अपने लैपटॉप पे एक्सेल शीट पर करके सेंड करना, ठीक है। मैं वहीं से चेक ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँ कि अभी आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, और अभी इसमें से जितने पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अच्छा नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर की बेस प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी गिवन है। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट
डिस्काउंट गिवन है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, फ्रेट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलमेंट, डिफरेंट कॉस्ट हमें गिवन है। यानी आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले आपको कि एसेट की कॉस्ट क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है। तो रूल आउट करने जाए, क्या एक्सपेंस आउट होगा, क्या कैपिटलाइज होगा, क्या एक्सपेंस आउट होगा, क्या कैपिटलाइज होगा। जैसे एग्जाम्पल, ट्रेड डिस्काउंट को हमने क्या किया था, परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट क्या किया था हमने, माइनस, यानी 1050 पे आप क्या करेंगे, 20% का डिस्काउंट लगाएंगे और वो अमाउंट इसमें से परचेज प्राइस में से माइनस करेंगे। अच्छा, फिर आपके पास एक अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी लिखा हुआ है 5% का, जो कि उन्होंने कहा है कि आपने अप्लाई करना है बेस कॉस्ट पे। बेस कॉस्ट का मतलब जो फिगर आपको परचेज प्राइस का गिवन है उस पर अप्लाई करना है, ये कहा गया। लेकिन क्या वो आपने कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करना है, परचेज प्राइस में से माइनस करना है, क्या उसको कॉस्ट क्या उसमें लेकर जाना है आपने अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट को? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था फिलहाल, उधर लिखा था, उधर क्या लिखा था, उसको कभी भी नहीं लेके जाओ, अगर मगर की बात नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के लिए परचेज प्राइस में से, लेकिन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का वहाँ कोई ताल्लुक है ही नहीं, वहाँ पे लिखना ही नहीं है, बल्कि उसको अदर इनकम में जाके, मैंने कहा था एक्सपेंसेस में से माइनस कर दो या अदर इनकम ट्रीट कर दो, ठीक है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल अच्छा। फ्रेट चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट की बात की थी, ऐड टू द यानी कैपिटलाइज। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या कहा था, कैपिटलाइज, यानी इसको भी ऐड करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ मशीन, एक्सपेंस, यानी जब आप एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी मुझे कल नजर आ रही हो आपके लेक्चर, ठीक है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग क्या कहा था, कैपिटलाइज, ठीक है। परचेज ऑफ अ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी प्राइस क्या है, 60,000। इसका मतलब हर साल की कितनी होगी, इसका मतलब हर साल एवरी ईयर 20,000 आप क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे ना उसमें आप चार्ज करेंगे, ये भूलिएगा मत। आप समटाइम्स बेसिक पॉइंट्स तो कर देते हैं, जो छोटे छोटे बीच के पॉइंट्स होते हैं ये निकल जाते हैं। जैसे कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, शुरू में स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को रीड किया, आखिर में भूल गया इसको ऐड करना, तो ये गलत हो जाएगा। बहुत ईजी मार्क्स आप ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू आपको गिवन है, आपको पता है किसके लिए गिवन होती है रेजिडुअल वैल्यू, जब हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो हमें गिवन होती है। एस्टिमेटेड लाइफ एंड मशीन आवर्स, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, कॉस्ट जो आप निकालेंगे माइनस द रेजिडुअल वैल्यू जो भी है एस्टिमेटेड